हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार। आज मैं आप लोग के सामने औपनिवेशिक भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, इस बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम लोग स्वतंत्रता पूर्व भारतीय इतिहास की बात करें तो सबसे अधिक यदि किसी चीज़ ने या जिस संदर्भ में हम लोग ये कहते हैं कि भारत को गुलाम बनाया गया था, उसका जो जड़ है वो मूलतः यहाँ के अर्थव्यवस्था को यदि हम लोग देखते हैं तो इस चीज़ को समझेंगे कि गुलामी का अर्थ क्या होता है। कैसे कोई एक देश किसी अन्य देश को अपनी कॉलोनी, अपना उपनिवेश बनाकर उसका आर्थिक तौर पे, मुख्यतः आर्थिक तौर पे और उसके बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रत्येक स्तर पे उसका शोषण करता है। लेकिन किसी भी उपनिवेश का या फिर मातृदेश का, उपनिवेशवाद के टर्म में यदि हम लोग देखते हैं तो जो मातृदेश होता है उसका मतलब होता है कि वह देश जिसने किसी देश को अपना उपनिवेश बनाया है। इसका उद्देश्य, मातृदेश का उद्देश्य ही होता है कि अपने उपनिवेश का आर्थिक शोषण करना, सामाजिक शोषण करना, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से प्रत्येक स्तरों पर उनका शोषण करना और अपने अर्थव्यवस्था को, अपने यहाँ की स्थितियों को ज़्यादा मजबूत करना। लेकिन इसका मूल होता है क्या कि उनका आर्थिक रूप से शोषण। इसके मूल में यही बातें होती है। तो हम लोग इंग्लैंड के एक कॉलोनी थे और उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति में, ब्रिटिश पीरियड में बात करते हैं तो देखते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत को अपना गुलाम बनाया था और यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे उन लोगों ने अपने तरीके से सजाया, स्टेप बाय स्टेप, और फिर इसका कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन किया। आइए फ्रेंड्स, देखिए, सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा, तो देखिए, इस बारे में सबसे सटीक और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो होता है वो रजनी पाम दत्त, आरपी दत्त महोदय की पुस्तक है इंडिया टुडे। उनकी पुस्तक है इंडिया टुडे, जिसमें उन्होंने समस्त ब्रिटिश काल को, 200 वर्षों के पूरे इतिहास को सिर्फ 3 चरणों में बांटा है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, और कहा है, इसको हम लोग इस टॉपिक के तहत रखते हैं कि उपनिवेशवाद के 3 चरण। पहला, वाणिज्यवाद का काल, जो कि 1757 से लेकर 1813 के बीच में रखा गया था। पहला वाणिज्यवाद का काल 1757 से 1813 के बीच में था। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं फर्स्ट चरण में, तो इसका जो उद्देश्य था फ्रेंड्स, व्यापार पर एक अधिकार, लूटपाट तथा सत्ताधिकार, बस 3 टर्म। इसका अर्थ है कि इस काल में, वाणिज्यवाद के काल में, जो कि 1757 से प्लासी के युद्ध के बाद जब ब्रिटिशर्स को भारत में सत्ता करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि उनका जो उद्देश्य था उस दौर में व्यापार पर एक अधिकार था। मतलब वो भारतीय व्यापार को पूरी तरह से हैक कर लेना चाहते थे और अपने तरीके से उसको क्रिएट करके संचालित करना चाहते थे। व्यापार पे एक अधिकार करना। दूसरा, लूटपाट। हम लोग 1757 के बाद 1765 और रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है, उस सब के बीच के पीरियड में देखते हैं तो भारतीय, जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी या कर्मचारी लोग होते थे, वो अभूतपूर्व ढंग से भारत को लूटने का काम उन्होंने किया था। किस पीरियड में हम लोग देखते हैं? 1757 के बाद के फेज में। उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन के द्वारा धीरे धीरे अधिनियमों को लाया गया ताकि उनको नियंत्रित और सुचारू रूप से, ढंग से इसको चलाया जा सके। इसके बाद देखते हैं सत्ता अधिकार। तो बस 2 चीज़ याद रखना है फर्स्ट फेज में, कि एक तो व्यापार पे एक अधिकार करना चाहते थे और दूसरा, वो यहाँ की सत्ता को हैक करना चाहते थे। इस पीरियड में हम लोग देखते हैं कि 1757 में जब पहली बार बंगाल का विजय उन लोगों ने किया था, तो उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अन्य राज्यों में भी अपने सत्ता को बढ़ाने के लिए वो लोग प्रयासरत रहते थे। तो सबसे पहला क्या हुआ फ्रेंड्स? वाणिज्यवाद का काल, जो कि 1757 से 1813 के बीच में चलता है। दूसरा काल था मुक्त व्यापार का काल। मुक्त व्यापार के काल से का जो पीरियडाइजेशन था वो था 1813 से
1857 के बीच में। अब देखिए, मुक्त व्यापार का मतलब ही होता है कि दो देशों के बीच में व्यापार, जहाँ पे आयात और निर्यात जो होते हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं होता है, स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार एक दूसरे के बीच किए जाते हैं। जब इस काल को हम लोग गौर से देखें तो ब्रिटेन, उसका उद्देश्य उस पीरियड में क्या रहा था? कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात। ध्यान देने योग्य बात है कि यहीं से वो सिस्टम जो है भारत को पूरी तरह से निचोड़ लेने की का जो एक सिस्टम क्रिएट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसकी झलक हम लोग को यहीं से देखने के लिए मिल जाती है। पहला, वो भारत को कच्चे माल का निर्यात के रूप में तैयार करते थे। भारत में कृषि से जो भी कच्चा माल कपास के रूप में या किसी भी रूप में प्राप्त होता था, वो उसका निर्यात उसको इंग्लैंड भेजते थे। इंग्लैंड में उस समय तक हम लोग देखते हैं कि कब का काल है, 1813 से 1858, इस समय तक इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी वो अपने चरम सीमा पे थी। तो वहाँ के उद्योगों के लिए, वहाँ के उद्योगों को और बढ़ाने के लिए, उन्हें और संपन्न करने के लिए कच्चे माल का निर्यात के रूप में भारतीय बाजार को तैयार किया गया था कि भारत का जो बाजार होगा वो कच्चा माल हमको प्रोड्यूस करके देगा, कच्चा माल। और उसके बाद जो इस कच्चे माल से वस्तु इंग्लैंड में बनाए जाएंगे, उन वस्तुओं का आयातक भी भारत होगा। तो तब भारत को एक ऐसे बाजार के रूप में तैयार किया गया कि एक तरफ वो कच्चे मालों का निर्यातक होगा और दूसरा इंग्लैंड में बने हुए जो वस्तु होंगे उसका आयातक होगा। इससे एक तरफ इंग्लैंड का जो मशीनीकरण था, जो औद्योगिकरण था, वो ज़्यादा समृद्ध हुआ और भारतीय पूरी तरह से दूसरों पे एक डिपेंडेंट जो इकोनॉमी होती है उस तरह की इकोनॉमी के रूप में वो अग्रसर हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा जो काल था मुक्त व्यापार का काल, वो पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में था। इसमें कहीं से कोई ये नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट था वित्तीय साम्राज्यवाद का। वित्तीय साम्राज्यवाद, इसका समय जो था वो 1858, कहीं कहीं 60 भी देता है, से लेकर के 1947 तक, मीन्स आज़ादी तक। इस फेज में क्या हुआ था कि इन्वेस्टमेंट का नए, सुरक्षित तथा विशिष्ट बाजार, पूंजी निवेश, यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि इंग्लैंड अब एक समृद्धि के जो हम लोग उच्चस्थ बिंदु कहते हैं वहाँ पे वो पहुँच रहा था। अब एक्सप्लॉइटेशन के नए नए तरीकों को खोजा जा रहा था। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हम लोग देखिए 1858-60 का बात हो रहा है, जहाँ से द्वितीय साम्राज्यवाद प्रारंभ होता है। तो इस अवस्था तक जब हम लोग गौर करें तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 हो चुका था। यहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक भले ही अल्प मात्रा में, लेकिन ये जो कॉन्शसनेस होता है ये लोगों के भीतर आ गए थे और इसके बाद से ही सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत पे हो जाता है। तो यहाँ से एक्सप्लॉइटेशन का मीन्स शोषण का अन्य तरीकों को और नए तरीकों को ईजाद किया गया और उपनिवेशों में भारी पूंजी का निवेश किया गया। रेलवे में, बैंकों में, बीमा क्षेत्र में, जहाज निर्माण के क्षेत्र में निवेश किया गया और उसको सुरक्षित निवेश किया गया था। ज्ञात होगा हम लोगों को कि 5% की जो ब्याज राशि थी उस पर एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट भारत में किया जाता था। तो ये एक अस्थाई एक्सप्लॉइटेशन का व्यवस्था उन लोग के द्वारा किया गया। तो वो मीन्स अभी तक जो था वो व्यापार करते थे, लेकिन अस्थाई रूप से पूरे सिस्टम को अपने तरीके से जनरेट करने का काम वित्तीय साम्राज्यवाद में किया गया। पूंजी निवेश के साथ ही भारत में विकास और आधुनिकता के सपने को दर्शाया गया। इसके बाजार को पूरे विश्व बाजार से जोड़ा गया, परंतु ये एक तरफा निर्मित किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम लोग ने 3 बिंदु पढ़ा, पहला वाणिज्यवाद का काल 1757 से 1813, दूसरा मुक्त व्यापार का काल 1813 से 1857, तीसरा वित्तीय साम्राज्यवाद जो कि 1858 से लेकर के 1947 तक माना जाता है। इसको पूरे ब्रिटिश फेज को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से समझने का एक आसान तरीका होता है, जिसको हम लोग सिंपली रूप से समझ सकते हैं कि
अंग्रेज भारत में आते हैं तो कैसे कैसे वो अपने आप को प्रसारित करते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था को, यहाँ के पूरे सिस्टम को अपने हाथों में लेते हैं, पूरे सत्ता को अपने हाथों में लेते हैं और उसको अपने तरीके से क्रिएट करते हैं और पुनः संचालित करते हैं अपने तरीके से बना करके, जो कि उनके पक्ष में हो। मैक्सिमम जो लाभ हो ये अंग्रेजों को हो, भारतीयों का अहित हो। वो इनका पूरी तरह से शोषण किया गया, इनके बाजार व्यवस्था को, आत्मनिर्भरता को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। आगे विभिन्न बिंदुओं में हम लोग इसको देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए 4 चीज़ों को मैंने मेंशन किया है। सबसे पहला हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे कि भारत में धन का निष्कासन एक सिद्धांत था। धन का निष्कासन, जिसको हम लोग ड्रेन थियरी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे लोग। तो देखिए, धन के निष्कासन की यदि हम लोग बात करें तो ये स्पष्टतः 1871 में दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने इस थियोरी को दिया। वैसे ड्रेन थियोरी और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इस काल में आरसी दत्त के द्वारा भी लिखा गया था, परंतु ये जो ड्रेन थियोरी दिया गया, धन निष्कासन का सिद्धांत, ये दादा भाई नौरोजी के पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया, जो पुस्तक 1871 में पब्लिश की गई थी। देखिए, इस यदि हम लोग धन के निष्कासन को ठीक से समझते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें होता क्या है, निर्यात की तुलना में आयात का ज़्यादा होना। अब आप किसी ऐसे अर्थव्यवस्था के बारे में इमेजिन कीजिए, सोचिए, जहाँ पे निर्यात कम होता हो और वहाँ पे आयात ज़्यादा किया जाता हो। आयात ज़्यादा करने का अर्थ क्या होता है कि वहाँ का जो मुद्रा होता है, वहाँ की जो पूंजी होती है, वो दूसरे जगह भेजी जाती है, तभी वस्तुएं आती हैं, आयात की जाती है। और जो बाहर से मुद्रा या धन का यहाँ पे आगमन होता है, जिसको हम लोग आर्थिक रूप से निर्यात की शब्द से उसको हम लोग बताते हैं, तो जब आयात ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था से धन निकल के और बाहर जा कर के बाहर निकल जाएंगे। तो इसके तहत पहला चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो ड्रेन थियोरी थी, कैसे भारतीय धन को इंग्लैंड में जाके रख दिया गया। उसका सबसे पहला था कि निर्यात की तुलना में आयात का ज़्यादा होना। दूसरा हम लोग देखते हैं कि भारतीय धनों का इंग्लैंड जाना। ये जो टर्म था फ्रेंड्स, धन का निष्कासन, ये पूरी तरह से यदि हम लोग इसको वन लाइन में सजा दें तो इसका मतलब यही था कि भारतीय धन को इंग्लैंड ले जा करके रख देना। कैसे? तो पहला, जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं कि निर्यात की तुलना में आयात का ज़्यादा होना। दूसरा, देखिए, इसके विभिन्न रूप थे। अगर यदि हम लोग इसको और एक्सप्लेन करके समझे तो इंग्लैंड के लोग, देखिए, भारत में विदेशी आक्रमण अनेकों बार हुए हैं। यदि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, मध्यकाल में पढ़ते हैं, तो बाहर से भारत पे विदेशी आक्रमण तो प्रत्येक काल में हुए। लेकिन ब्रिटिश, यदि हम लोग प्राचीन और मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में जब मुस्लिम इन्वेडर आते हैं तो वो तो यहाँ पे आगे बस जाते हैं। बसने का अर्थ है कि वो इसको अपना देश बना लेते हैं। फिर अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी गतिविधि होती है वो यहीं पे होती है। वो या तो समृद्धि हो या फिर वो एक हानि के रूप में दिखे, लेकिन सारी जो गतिविधियाँ हैं वो भारत में ही संचालित होती थी। प्राचीन काल में भी देखने को इसी तरह का परिदृश्य मिलता है। लेकिन अंग्रेज, ये लोग जो आधुनिक काल में भारत में आते हैं, तो ये भारत में आते हैं, यहाँ पे बसते हैं, भले वो 200 सालों तक के पीरियड के लिए हो, लेकिन भारत को कभी अपना स्थान नहीं मानते हैं। ये हमेशा से अपनी जन्मभूमि, अपना देश इंग्लैंड को ही मानते रहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी, जो कर्मचारी भारत में आते थे, आजीवन नौकरी करते थे, वो हमेशा से इंग्लैंड को अपना देश मानते थे। उनका जो वेतन होता था, उनके जो भत्ते होते थे, उनका जो फैमिली होता था, उनका शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें इंग्लैंड में होती थी। वो लोग यहाँ से पैसा को, वेतन को या भत्ता को कमा करके इंग्लैंड भेजते थे। उनको जो उपहार मिलता था इंग्लैंड भेजते थे। बस इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि सारी चीज, वो लोग जो यहाँ पे धन को लूटते थे या इन्वेस्टमेंट करके जो यहाँ से धन वो लोग कमाते थे, इसको भी इंग्लैंड भेजा जाता था।
भेजा जाता था। मीन्स प्रत्येक रूप में यहाँ से धन को निकाल लिया जाता था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अधिकारी या कर्मचारी हो, या फिर हम लोग क्राउन के तहत भी देखते हैं कि यहाँ से पूंजी को निकाल के इंग्लैंड भेज दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसी को हम लोग धन निष्कासन के सिद्धांत के तहत दादा भाई नौरोजी के द्वारा समझाया गया था। इसमें हम लोग होम चार्ज देखते हैं। होम चार्ज का मतलब था कि इंग्लैंड में भी इंडिया हाउस था, भारत सचिव का पद हुआ करता था, तो उसके भी जो अधिकारी कर्मचारी थे उस ऑफिस के भी, उनका भी वेतन भत्ता सब कुछ भारत से जाता था। वो एक हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु मान ली गई थी शोषण करने का, चीज़ों को यहाँ से निकाल के वहाँ ले जाके रख दो, यही तरीका चलता था, जिससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी एक समृद्धि के बावजूद यहाँ अनेक तरह की आर्थिक जो दुष्परिणाम इसके दिखेंगे, इसको हम लोग आगे बिंदुओं में पढ़ते हैं, वो सामने होगा। और एक भयावह परिदृश्य जो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखने को हम लोग को मिलेगा, वो वास्तव में इसके बाद हम लोग उसको देखते हैं। यही लिखा था मैंने, होम चार्ज और वेतन भत्ते उपहार सब कुछ जो इंग्लैंड जाता था। देखिए, धन निष्कासन के बाद हम लोग पढ़ते हैं भू राजस्व व्यवस्था। दूसरे पॉइंट के तहत भू राजस्व व्यवस्था के तहत, देखिए भू राजस्व व्यवस्था इसका भी शुरुआत जैसा कि पता है 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के तहत राजस्व प्राप्ति का अधिकार मिल गया था, तो उसके बाद वो करों को उगाही करने के लिए अनेक तरह की तकरीबों को यहाँ लागू किए थे, जिसमें 3 मुख्यतः थे। पहला जमींदारी या अस्थाई व्यवस्था, जमींदारी या अस्थाई व्यवस्था, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में लगाए गए थे, जमींदारी और अस्थाई व्यवस्था। ये जो कॉन्सेप्ट था 1793 में कार्नवालिस के द्वारा दिया गया था। मीन्स कार्नवालिस के द्वारा जमींदारी या अस्थाई व्यवस्था को, अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। देखिए यहाँ पे मैंने 19 लिखा है, भारत के कुल भूमि के 19% पे जमींदारी व्यवस्था लागू थी। ठीक है। दूसरा है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंगाल और बम्बई प्रेसिडेंसी के तहत लगाया गया था। इस व्यवस्था को जो बनाने वाले लोग थे, इसमें रीड और मुनरो विशेष रूप से थे। 1820 के आसपास इसको लागू किया गया था और भारत के मैक्सिमम भूमि पे, मीन्स 51% भूमि पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तीसरा हम देखते हैं महालवाड़ी, जो कि मैकेंजी के द्वारा दिया गया था और 1820 के बाद महालवाड़ी व्यवस्था को यदि हम लोग एक्सप्लेन करके डिटेल में पढ़ते हैं तो उसको लागू करने में 30-40 वर्षों से अधिक लग गया था फ्रेंड्स। चूँकि देखिए, ये सब जो हम लोग इस 3 भू राजस्व व्यवस्था की बात करें तो ये तीनों शोषण पे आधारित थे, परंतु अपेक्षाकृत महालवाड़ी कुछ ठीक था, जहाँ पे स्थानीय निकायों से के साथ, उनके कॉर्पोरेशन के साथ टैक्स वसूलने की बात की गई थी, महल वाइज, ग्राम वाइज, इसीलिए उसका नाम महालवाड़ी पड़ा था, जो कि मैकेंजी के द्वारा 1820 के बाद दिया गया था। अब देखिए, यदि हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जमींदारी या अस्थाई व्यवस्था में क्या था कि जमीन का मालिक जो स्वामित्व होता है, भू स्वामित्व, वो जमींदारों को दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। उस समय के यदि हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे अंग्रेजों का जो इनकम था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था, परिस्थिति के अनुसार इनका जन्म हुआ। ये जो भू राजस्व व्यवस्था थे, इनका जन्म परिस्थिति के अनुसार किया गया है, विथ इंग्लैंड की परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेवार थी, जो कि हम लोग रैयतवाड़ी के तहत पढ़ेंगे। वहाँ भी डायरेक्ट संबंध किसानों से बनाया गया था, जिसको देख करके रीड और उसका जो असिस्टेंट था मुनरो, विशेषतः मुनरो के द्वारा यह पूरे बंगाल और बिहार में, मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। तो जमींदारी अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का स्वामित्व को जमींदार को दे दिया गया और उनको ये कर्तव्य दिया गया कि आप किसानों से टैक्स को वसूल करके और अंग्रेजों को पहुंचाएंगे। मीन्स उनको इमीडिएटर बना दिया गया कि जमींदार किसानों से टैक्स लेगा और फिर उसको अंग्रेजों को 10/11 भाग उनको देगा। ये इसको और एक्सप्लेन में पढ़ने पे मिलता है। रैयतवाड़ी, देखिए रैयत का शाब्दिक अर्थ होता है किसान,
तो इसमें सीधे संबंध किसानों से बनाया गया था, तो ये अपेक्षाकृत ज़्यादा सक्सेसफुल था। इसमें इसका जो हम लोग ने नाम रखा है अस्थाई बंदोबस्त, इसमें जो इनकम था वो निर्धारित कर दिया गया था, एक फिक्स कर दिया गया था, जो कि 1947 तक लगातार वही चला था। तो ये इसकी ढेर सारी कमियां भी बाद में उभर के आती हैं। ये जो फिक्स किया गया था ये अपने आप में सही नहीं था, इसको समय के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो फिक्स किया गया था जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त में, इसी के कारण इसका नाम भी अस्थाई बंदोबस्त पड़ा फ्रेंड्स। जमींदारी इसलिए क्योंकि इसमें जमींदारों की मुख्य भूमिका कर दी गई, और अंग्रेजों का उस समय ये चाहत था, विशेषकर कर्नवालिस के द्वारा इस व्यवस्था को इसलिए लाया गया था क्योंकि उस समय तक जो कंपनी की आय थी वो काफ़ी फ्लेक्सिबल थी। निर्धारित आय समझ नहीं आता था कंपनी को कि आखिर हम लोग को आय कितना हो रहा है। इस के कारण इस एक गवर्नमेंट को लगा कि जब हम लोग अस्थायी व्यवस्था कर देते हैं तो हमको एक फिक्स आय मिल जाएगी, बाकी किसानों का क्या हो रहा है, जमींदारों का क्या हो रहा है, ये वो समझेंगे, हमको एक फिक्स आय कंपनी के द्वारा मिल जाएगी। इसी दृष्टिकोण से अस्थायी या जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। इसके विभिन्न कमियां जब उजागर होती हैं तो बाद में उन कमियों को दूर करके रैयतवाड़ी व्यवस्था रीडर मुनरो के द्वारा किया जाता है, जो इसके अपेक्षाकृत काफ़ी ठीक था। शोषण इसमें भी होता है, क्योंकि इसमें भी 2/3 टैक्सेशन उनके द्वारा निर्धारित किया गया था। लेकिन जहाँ तक जो सामाजिक अराजकता की स्थिति बाद में जमींदारी व्यवस्था में मिलती है, जमीन बिकने लगते हैं, तोड़ फोड़, समाज अराजकता की स्थिति बनती है बाद में जमींदारी व्यवस्था में, वो रैयतवाड़ी में कम दिखती है अपेक्षाकृत। और महलवाड़ी में मैंने बोला कि चूंकि इसमें स्थानीय निकायों का एक जो कॉपरेशन लिया गया था, इसके कारण पंजाब वगैरह के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में तो ये सफलतापूर्वक किया गया था। ये राजस्व व्यवस्था का था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। अब देखिए कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसके तहत हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कृषि का वाणिज्यीकरण। इसका मतलब कि वैसा प्रोडक्शन करना एग्रीकल्चर में, कृषि में वैसे चीज़ों का उत्पादन करना जो बेचने योग्य हो, लेकिन बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन, बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन, इसको हम लोग नकदी फसल के रूप में भी जानते हैं। इसमें मुख्यतः फ्रेंड्स कपास, पटसन, गन्ना, तिलहन आदि प्रमुख थे। कपास पता है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा था कपास। पटसन चूँकि जो जूट की का निर्माण होता था उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान था। गन्ना, चीनी उद्योग लगाए जा रहे थे और चीनी बनाने के लिए गन्ना का मुख्यतः चीनी मिल में इसका उपयोग होता था। तिलहन, तो ये जो कैश क्रॉप थे इनको कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया और खाद्य वस्तुओं की अपेक्षा जो नकदी फसल थे उनको प्रेफरेंस दिया गया उत्पादन में। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जो कृषि का वाणिज्यीकरण होता है, यदि हम लोग विश्व के अन्य हिस्सों के कहीं का इतिहास जाके पढ़ते हैं कृषि के वाणिज्यीकरण का, तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आता है। जैसे यदि हम लोग इंग्लैंड की ही कृषि का वाणिज्यीकरण पढ़ते हैं तो इससे इंग्लैंड का अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हुआ था, और उसी अर्थव्यवस्था का जो अधिशेष वैल्यू था उसको उन लोगों ने औद्योगिकरण में लगाया था और अपने औद्योगिकरण को सक्सेस किया था। मतलब इसका एक काफ़ी सकारात्मक योगदान होता है अर्थव्यवस्था में कृषि के वाणिज्यीकरण का, परंतु भारत में ये फिर उल्टा परिणाम देता है और यहाँ के कृषकों की जो आर्थिक स्थिति होती है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और किसान ऋणग्रस्तता और भूमिहीनता जैसे चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं। भूमिहीनता मतलब जो किसान के पास कुछ भूमि भी होती थी वो भी धीरे धीरे उनसे छीनती चली गई सूदखोरों और मुनाफाखोरों के कारण, जो गांव में जो सूदखोर होते थे उनके कारण, और ऋणग्रस्तता की स्थिति में वे लगातार एक कुचक्र में फंसते चले जाते थे। देखिए इसमें होता क्या था फ्रेंड्स, हम लोग ये तो स्पष्ट है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हो या फिर उनके द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था लाई गई उसमें कहीं भी कृषि का विकास कैसे हो, कृषि में नई और आधुनिक चीज़ों का समावेशन कैसे किया जाए ताकि प्रोडक्शन बढ़े, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। वो किसानों को एक ऐसी वस्तु मानते थे ताकि उनसे केवल कर की उगाही कर ली जा सके और उसके बाद उनकी स्थिति से उनका कोई मतलब सीधा डायरेक्ट
होता ही नहीं था। वो या तो जमींदार हो या फिर ब्रिटिश पॉलिसी हो। तो इसके कारण वो जब देखिए किसान, भारतीय किसान शुरू से समृद्ध थे। एक जो इकोनॉमी होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, भारत के किसान जो चीज़ उगाही करते थे उससे वो अपना जीवन यापन कर लेते थे और कुछ अधिशेष वैल्यू भी होता था। या फिर जो हम लोग कहते हैं कि नकदी कॉर्प वो लोग प्रोडक्शन करते थे, उत्पादन करते थे, उनका ये कच्चे माल के रूप में उनका योगदान भारतीय उद्योग के लिए शुरू में किया जाता था। इससे एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत में बनी हुई थी। परंतु उस आत्मनिर्भरता को ये जो विभिन्न भू राजस्व नीतियाँ थी, इन्होंने इस हद तक प्रभावित किया कि वो किसान दबाव में आकर के, क्योंकि जब वो नकदी फसलों का उत्पादन करते थे तो जब कच्चे माल के रूप में उनको बेचना होता था तो उस पर भी ब्रिटिशर्स के द्वारा दबाव दिया जाता था और मनमाफिक दाम पर उसको खरीद लिया जाता था। इसका एक और इम्पैक्ट जाएगा कि उद्योगों का जो विकास था भारत में वो बर्बाद हो जाता है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। लेकिन ये कृषि से कनेक्टेड था फ्रेंड्स। देखिए आर्थिक जो नकदी फसल थे इसका उत्पादन तो किसानों के द्वारा किया गया, लेकिन उनको निवेश करने के लिए उनको अतिरिक्त पूंजी नहीं मिलता था किसी के द्वारा। विथ वो जो प्रोडक्शन करते थे, वो जो वस्तुओं का फसल को उगाते थे, उसका भी जायज जो उचित मूल्य होता है वो भी उनको नहीं मिलता था, क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ पे से मनमाफिक दाम पे उनके कच्चे मालों को खरीद लेते थे और इंग्लैंड भेज देते थे। तो इसमें एक तो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, दूसरा उनके प्रोडक्शन को यहाँ पर मैंने लिखा है कि लागत कीमत से भी कम में बेचा जाता था। मतलब सपोज कीजिए कि यदि कोई चीज़, लागत कीमत का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को प्रोडक्शन उत्पादन करने में जो उसमें पूंजी लगे, तो इस लागत पूंजी से भी कम में अंग्रेजों के द्वारा दबाव बनाकर वो चीज़ खरीद ली जाती थी। तो मुनाफा हो भारतीय किसानों को, ये तो अपने आप में एक काल्पनिक चीज़ हो गई। दूसरे, ये जो स्थानीय स्तर पे चीज़ों को बेचना चाहते थे वो बाजार इनसे छीन चुका था। अब ये मध्यस्थों के बीच में जाके बेचते थे, मनमाफिक दाम पे वो लोग उनसे चीज़ वस्तुओं को ले लेते थे और उसको भेजते थे। दूसरा, जब इनको मुनाफा होगा नहीं तो फिर ये दूसरी बार उसका प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए चूँकि आगे इसकी कंटिन्यूटी जारी रहे, वो ऋण जाके ले लेते थे ग्रामीण स्तर के सूदखोरों से या मुनाफाखोरों से। ये जो उन्होंने ऋण लिया, इससे जब वो खेती करते थे तो उसमें अधिशेष तो उनको कभी प्राप्त हुई ही नहीं। मतलब वो हमेशा सूदखोरों से, ग्रामीण स्तर के मुनाफाखोरों से ऋण लेते थे, उसको कृषि में इन्वेस्ट करते थे, और जो प्रोडक्शन होता था वो लाभकारी कभी होता ही नहीं था कि वो फिर उस सूदखोर या मुनाफाखोर का जो ऋण लिए हैं उसको वापस कर सके। नहीं करने की स्थिति में क्या होती थी, ये ऋणग्रस्त हो जाते थे और धीरे धीरे वो जो सूदखोर या मुनाफाखोर थे ये उनकी ज़मीन को रख लेते थे, ज़मीन को ही ले लेते थे। इससे क्या हुआ, किसान जो पहले जिसके पास भूमि होती थी, एक काल चक्र के बाद वो अपना भूमि भी गंवा बैठता था, दूसरे ऋण से भी ग्रस्त हो जाता था, और तीसरे इस सब के बाद वो भूखमरी का शिकार हुआ, आगे अकाल जैसे दुर्भिक्ष का सामना करेगा और भारतीय किसान ऐसे पूरी तरह से टूटते और बिखरते रहे। ये यहाँ का वाणिज्यीकरण था, जो कि एक सुदूर बैठे देश के द्वारा अपनी नीतियों के कारण इस तरीके से सजा ली गई थी कि आप वहाँ पे चाहे जिस भी तरीके से अपने आप को ये करें, वो सारी चीज़ों का एक निचोड़ बंधा हुआ था। जैसे हम लोगों ने कहीं ये सुलीवन के द्वारा पढ़ा था कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जो एक इस ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है, ब्रिटिश जो नीतियाँ थी कि वो भारत गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख कर और टेम्स के तटों पे छोड़ देती थी। तो ये एक व्यवस्था का निर्माण किया गया था फ्रेंड्स।
अंतिम में हम लोग देखते हैं उद्योगों का पतन। देखिए, उद्योग, कहीं का भी उद्योग, वो कृषि से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, बाजार से कनेक्टेड होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफा मुक्त व्यापार, जैसा कि हम लोगों ने देखा, एक तरफा मुक्त व्यापार का मतलब था कि हतोत्साहित किया गया था यहाँ के उद्योग व्यापार को। नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको प्रोत्साहन और उनको संरक्षण की जरूरत पड़ती है। ये सब कुछ तो बहुत दूर की चीज़ें थी, ऐसा नहीं की गई थी। यही कारण था कि भारत में जो नए उद्योगपति 20वीं सदी के प्रारंभ में सामने दिखते हैं, उन लोगों का भी पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको ना तो संरक्षण दिया जाता है और ना ही उस तरह का माहौल या जो सरकारों की एक जो ये गारंटी होती है उद्योगपतियों को संरक्षित करना, ये भी नहीं दी जाती थी। दूसरा, रेलवे से सुदूर गांव तक पहुंच, एक तरफा मुक्त व्यापार पहले बंदरगाहों तक सीमित था, लेकिन जब भारत का जो यातायात व्यवस्था था, ये सड़क मार्ग या रेल मार्ग के द्वारा गांव-गांव से जगहों को जोड़ दिया गया और उनकी पहुंच गांव-गांव तक कर दी गई, जिससे ग्रामीण स्तर की सारी अर्थव्यवस्थाएं टूटती चली गई। लागत से कम कीमत में बेचा जाता था, बेचने की बाध्यता होती थी। उसके बाद यूरोप में भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। फिर भी हम लोग यदि उद्योग की बात करें तो भारत में वस्तुएं बनती थी, भले ही कुछ कम स्तर पे हो गई, लेकिन बनती थी। अब इनको भी डैमेज करने का तरीका क्या बनाया गया, कच्चे माल का निर्यात करके उसका रेट बढ़ा दिया गया था। दूसरा, यदि ये वस्तुएं भारत में बिकती तो भारत में निर्मित जो हस्तकरघा उद्योग थे, उनका भारतीयों के द्वारा वो खरीदा जाता था। धीरे धीरे भारत का जो शासक वर्ग था वो समाप्त हो जाता है। हम लोग देखते हैं शासक वर्ग समाप्त हो गया तो हस्तकरघा जो उद्योग था उसके खरीदने वाले के लोग ही यहाँ से समाप्त हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारतीय शासकों का पतन हो जाता है और जब फिर भी वो वस्तु बना करके यूरोप में भेजे जाने का प्रयास किया जाता है तो यूरोप में एक बहुत लगभग 300%, मैंने विपिन चंद्रा में पढ़ा है, तक आयात कर लगा करके और वस्तु को हतोत्साहित कर दिया जाता था ताकि वो यहाँ पे आके बिके नहीं। उसके अतिरिक्त लिवरपूल या मैनचेस्टर में जो वस्तुएं, जो कपड़ा निर्मित होता था, वो यहाँ की वस्तुओं की अपेक्षा, चूँकि मशीन से प्रोडक्शन ज़्यादा होता था तो वो कम कीमत पे उपलब्ध होते थे, इसलिए भारतीय जो उद्योग थे वो उनके समरूप टिक नहीं सके और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था उस दौरान समाप्त हो गया। इसको हम लोग जैसा कि फ्रेंड्स देखें विभिन्न स्तरों पे कि सबसे पहले इंडिया टुडे में रजनी पामदत्त ने सुझाया कि पूरे काल को 3 भागों में बांट सकते हैं, वाणिज्यवाद का काल, मुक्त व्यापार का काल और वित्तीय साम्राज्यवाद। इसके बाद अन्य विशेषताओं में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि धन का निष्कासन, फिर जो 3 प्रमुख रोल प्ले करता है, कृषि का वाणिज्यीकरण, उद्योगों का पतन और अंग्रेजों का जो भू राजस्व व्यवस्था था, ये सब मिल करके कैसे ब्रिटिश हितों की पूर्ति करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पंगु बना देते हैं, जिसका अंततः परिणाम हम लोग देखते हैं कि अकाल और भूखमरी जैसे, पिछड़ेपन जैसे जो परिणाम होते हैं वो भारत में स्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं और यहाँ के पूंजी से उनको उधर समृद्धि, हम लोग पश्चिमी देशों विशेषकर यूरोप और लंदन की समृद्धि को देखते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा।